Assalamualaikum dear students, my name is Mubashra Manzoor. Welcome to my class where we are going to study computer sciences of grade 12. आज के टॉपिक में हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, चैप्टर 13, जिसका नाम है फंक्शंस इन सी. Functions in C are very important. In fact, functions in any programming language are very important. जिस तरह से लूप आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट था, जिस तरह से कंडीशनल स्टेटमेंट्स आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट था, इसी तरह से फंक्शंस भी आपके लिए एक न्यू कॉन्सेप्ट होगा. सो आई वुड रिकमेंड यू टू पे ग्रेट अटेंशन टू इट. आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि फंक्शंस का मतलब क्या है, फंक्शंस क्या होते हैं, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग क्या होती है. हम ये भी देखेंगे कि सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस क्या है फंक्शंस को यूज करने की, और फंक्शंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं. सो लेट्स मूव ऑन टू द वर्ड. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमने बात की कि टॉपिक का नाम होगा फंक्शंस इन सी, which means that we are going to discuss functions. In all programming languages, pretty much functions will exist. क्योंकि आप कोई भी ऐसी लैंग्वेज की तरफ जाएंगे जैसे आप यूज़ कर रहे हैं जो कि हायर लेवल लैंग्वेज है, उसमें फंक्शंस का इस्तेमाल कहीं ना कहीं आएगा. सो इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक विद दैट रिस्पेक्ट. जब हम बात करते हैं फंक्शंस की, तो फंक्शंस आर ब्लॉक ऑफ कोड्स दैट आर डिजाइन टू परफॉर्म सर्टेन टास्क्स, स्पेसिफाइड टास्क्स. अच्छा, अब ये फंक्शंस का कॉन्सेप्ट आया कहाँ से है, या हम ये देखते हैं सबसे पहले कि ऐसी क्या चीज़ है जिसकी वजह से हमें ज़रूरत पड़ी कि हम फंक्शंस को इस्तेमाल करें या हम फंक्शंस को डिज़ाइन करें. सो बिफोर दैट वी डिस्कस द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग. देयर आर डिफरेंट अप्रोचेस ऑफ प्रोग्रामिंग. जिस तरह से आप लेटर क्लासेस में जाएंगे तो आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के नाम से भी अप्रोच पढ़ेंगे, इसी तरह से मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग इज ऑल्सो एन अप्रोच. मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग कम्स फ्रॉम द कॉन्सेप्ट itself comes from the hardware industry or the way you design something in a hardware industry. आपने देखा होगा कि अगर हम एक एग्जांपल लें एक कार की, फॉर एग्जांपल कि एक कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है और उसने कार डिज़ाइन करनी है, उसका काम ही कार डिज़ाइन करना है. सो दैट मीन्स कि उस कंपनी में इटसेल्फ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होंगे. कुछ डिपार्टमेंट्स इस तरह के होंगे जो उसकी आउटर बॉडी या आउटलुक को देखते होंगे, यानी कि उस कार का डिज़ाइन कैसा होगा. आपने देखा होगा डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट तरह की डिज़ाइंस होते हैं. कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स होंगे जो उसके अंदर मौजूद एक्सेसरीज जैसे कि उसके टायर्स, उसकी सीट्स, ऐसी चीज़ों को हैंडल करते होंगे या डिज़ाइन करते होंगे. फिर आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे भी चीज़ें होती हैं कार में जो कि इलेक्ट्रॉनिक होती हैं. सो देयर मस्ट बी अ डिपार्टमेंट जो उसकी इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड इक्विपमेंट को डील कर रहा होगा या उसको असेंबल कर रहा होगा. तो वो भी एक अलग डिपार्टमेंट हो सकता है जो उसके अंदर मौजूद इलेक्ट्रॉनिक्स, यानी कि उसके अंदर लाइट्स हैं, एसी है, डिफरेंट तरह की चीज़ें हैं, उसको असेंबल कर रहा होगा. सो आपने क्या किया कि in order to get a product, you divided its assembly tasks or its manufacturing tasks into smaller units. एक तो ये भी हो सकता था कि सब लोग मिलके उसी कार के डिफरेंट पार्ट्स बनाने में लग जाते, लेकिन इंस्टेड आपने क्या किया कि ऐसे लोग जो एक्सपर्ट हैं एक स्पेसिफिक चीज़ में, जो इलेक्ट्रॉनिक्स में एक्सपर्ट हैं, जो उसकी डिज़ाइनिंग में एक्सपर्ट हैं, आपने उनको मिला के कुछ ग्रुप्स बना दिए, कुछ डिपार्टमेंट्स बना दिए, मॉड्यूल्स बना दिए, जिनके थ्रू आप वही काम करवाएंगे जो उनको आते हैं या जो उनको असाइंड होंगे. इस चीज़ को हम कहते हैं मॉड्यूलर, यानी डिफरेंट मॉड्यूल्स से काम करवाना इन ऑर्डर टू गेट अ स्पेसिफिक प्रोडक्ट. वो प्रोडक्ट हार्डवेयर भी हो सकती है और सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट भी हो सकती है इन आर केस और कंप्यूटर प्रोग्राम के केस में. सो इस तरह से जो अप्रोचेस हैं वो दो तरह की हैं. इस बुक में भी जो अप्रोचेस देखी हैं प्रोग्रामिंग की वो दो तरह की हो गई. एक अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग, ठीक है. अनस्ट्रक्चर्ड का मतलब ये कि हमने इससे पहले प्रोग्राम्स देखे थे जिसमें हम मेन के अंदर सारा का सारा प्रोग्राम लिख देते थे. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक एडिशन का प्रोग्राम लिख रही हूँ, यानी मैंने दो वेरिएबल्स लेने हैं, उनको ऐड करना है, सो आई वुड राइट सो एंड सो समथिंग प्रोग्रामिंग लाइन्स इनसाइड द मेन फंक्शन. हमें पता है कि मेन के अंदर लिखेंगे तभी वो एग्जीक्यूट हो पाएगा, अदरवाइज वो एग्जीक्यूट नहीं होगा. सो all the things have been written inside the main program, which means that you have written all
the logic, the whole instructions of that program inside one main program. तो जब इसने line by line execute होना है, it may be a program of 5 lines, it may be a program of 100 lines or 1000 lines. उसने sequential manner में ही execute होना है, उसके अंदर कोई jumps नहीं होंगी, उसके अंदर कोई calls नहीं होंगी. तो आपका पूरी लॉजिक जो है वो 1 by 1 एक तो स्टेप्स में ही एग्जीक्यूट होगी. दूसरा ये कि अगर मुझे डिफरेंट जगहों पे, फॉर एग्जांपल मुझे यहाँ पे एडिशन चाहिए थी, मुझे यहाँ पे ऐड करवाना था कुछ, तो इसका मतलब है ऐड के लिए जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं वो 2-3 लाइंस का प्रोग्राम मुझे यहाँ भी लिखना पड़ेगा. अगर उससे लेटर ऑन कहीं 5th लाइन में मुझे दोबारा से एडिशन करवानी है तो आई विल राइट दैट प्रोग्राम ओवर हियर एज वेल. इसी तरह से अगर मुझे दोबारा कहीं अपने प्रोग्राम में यही लाइंस लिखनी है तो मुझे दोबारा से लिखनी पड़ेंगी. सो दैट इज़ व्हाट अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग इज ऑल अबाउट, दैट यू हैव टू राइट दोज इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली इन द सेम प्रोग्राम. कि आपको लॉजिक में जहाँ जहाँ पे भी उस प्रोग्राम की ज़रूरत है आप उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखते जाएंगे. ऑन द अदर हैंड कम्स द मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग और द स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग. जैसे मैंने आपसे कहा कि हार्डवेयर इंडस्ट्री में अगर इलेक्ट्रॉनिक्स और आउटलुक और एक्सेसरीज डिज़ाइन करने वाले डिपार्टमेंट्स अलग अलग कर दिए जाएं तो वो सब कुछ मिला के एक प्रोडक्ट जो है वो बना सकते हैं. यानी हर डिपार्टमेंट अपना अपना काम करेगा और एट द एंड असेंबल करके एक प्रोडक्ट बन जाएगी. उससे आसानी ये भी होगी कि अगर उस कंपनी के पास कोई रिपेयरिंग के लिए वही कार आती है तो वो उसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में भेजेंगे जिससे रिलेटेड काम होगा. तो उनको अननेसेसरी अपने सारे के सारे स्टाफ को इन्वॉल्व करना नहीं पड़ेगा या अपने सारे के सारे रिसोर्सेज यूज़ नहीं करने पड़ेंगे, वो उसी डिपार्टमेंट के पास भेजेंगे जिसका वो काम है. सो दैट मेक्स आवर वर्क ईजियर. स्ट्रक्चर्ड, ऑर्गेनाइज हो गया हमारा काम, स्ट्रक्चर्ड हो गया. तो इसी से वर्ड निकला स्ट्रक्चर. यानी कि अगर हम मेन प्रोग्राम तो लिख रहे हैं, हम कह रहे हैं कि हमारा जो प्रोग्राम है वो मेन फंक्शन तो इटसेल्फ आएगा ही, लेकिन इसके अलावा आउटसाइड दैट मेन फंक्शन हमने छोटे छोटे फंक्शंस क्रिएट कर दिए. फॉर एग्जांपल F1, F2, F3, F4. लेट्स अज्यूम दैट आई एम मेकिंग अ प्रोग्राम ऑफ अ कैलकुलेटर. मैं एक प्रोग्राम डिज़ाइन कर रही हूँ जो कि कैलकुलेटर का काम परफॉर्म करता है और उसके अंदर 4 बेसिक ऑपरेशन है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन. अब इसका मतलब ये हुआ कि इस एप्लीकेशन ने हर बार एडिशन की इंस्ट्रक्शन पे एडिशन परफॉर्म करनी है, यानी कि वही इंस्ट्रक्शंस रिपीटेडली उसने एग्जीक्यूट करवानी है जो कि एडिशन के लिए ज़रूरी हैं या लिखी गई हैं. इसी तरह अगर सब्ट्रैक्शन की कॉल आती है, यानी कि कोई कहता है कि सब्ट्रैक्शन परफॉर्म कर दें, तो इसका मतलब ये है कि वही इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होनी हैं जो कि सब्ट्रैक्शन के लिए हैं. Which means that instead of writing those instructions repeatedly, you make the modules of those instructions. यानी मैं कहती हूँ कि एडिशन के लिए मैंने एक सेपरेट प्रोग्राम बना दिया, एक सेपरेट मॉड्यूल बना दिया, जिसको मैंने कहा कि ये फॉर एग्जांपल ऐड का मॉड्यूल है जो कि फंक्शन 1 है. दूसरा मैंने सब्ट्रैक्ट का मॉड्यूल बना दिया. थर्ड मैंने डिवीजन का मॉड्यूल बना दिया और मल्टीप्लिकेशन का मॉड्यूल बना दिया, और उनको मैंने अपने हिसाब से कुछ नाम दे दिए जो कि रेलेवेंट हैं, यानी ऐड, सब, डिव एंड मल. तो इसका मतलब ये है कि अब जब भी मुझे इस प्रोग्राम में कहीं पे भी एडिशन करवाने की ज़रूरत है, आई कैन कॉल दिस फंक्शन इनसाइड माय मेन प्रोग्राम इन ऑर्डर टू गेट द एडिशन डन. यानी अगर मेरे पास कहीं पे भी इस प्रोग्राम में, फॉर एग्जांपल ये प्रोग्राम जो है 10,000 लाइंस का है, उसके अंदर मुझे कहीं पे भी 10 टाइम्स एडिशन की ज़रूरत पड़ी है, तो आई कैन कॉल दिस फंक्शन जहां मुझे एडिशन करवानी है, क्योंकि मैंने इस मॉड्यूल में वो इंस्ट्रक्शंस लिख दी हैं जो कि एडिशन परफॉर्म करने के लिए ज़रूरी हैं, मे बी ऑफ 2 वेरिएबल्स. ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि फंक्शंस बनाने से हमारे पास ये हुआ कि फंक्शंस कुछ स्पेसिफिक काम परफॉर्म करने के लिए डिज़ाइंड हैं. यानी जैसे ये फंक्शन है ये एडिशन के लिए डिज़ाइंड है, इसी तरह ये फंक्शन सब्ट्रैक्शन के लिए डिज़ाइंड है, एंड सो ऑन, राइट.
तो इसका मतलब है वो वही काम परफॉर्म करेंगे जिसके लिए उनको डिज़ाइन किया गया है, और आप उनको अपने मेन फंक्शन में रिपीटेडली यूज कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि इंस्टेड ऑफ राइटिंग समथिंग इनसाइड अ मेन प्रोग्राम, आपने डिफरेंट स्मॉलर मॉड्यूल्स बना दिए हैं और आप एक मेन फंक्शन को एग्जीक्यूट करवा रहे हैं यूजिंग दो स्मॉलर मॉड्यूल्स, राइट। तो इस हिसाब से देखें, आपके पास अनस्ट्रक्चर्ड अप्रोच वो है कि जिसमें पूरी की पूरी लॉजिक इज कंटेन्ड इन अ सिंगल मेन फंक्शन, while structured approach is the one in which whole program logic is divided into smaller modules, or we call them functions. उन modules को ही जो कि specific task perform करते हैं उन्हीं को हम कहते हैं functions. अब फंक्शंस एक ऐसी चीज़ है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जिसका अपना कुछ सिंटैक्स होगा, यानी कि आप किस तरह से उन फंक्शंस को डिज़ाइन करेंगे। हमने यहाँ पे फंक्शन कॉल की भी बात की, यानी इसका मतलब ये है कि जब हम फंक्शंस को आगे चल के डिस्कस करेंगे लेटर ऑन डिटेल में, तो हम ये भी देखेंगे कि फंक्शन की कॉल का मतलब क्या है, हम किस तरह से उसे कॉल कर सकते हैं, प्रोग्राम में किस तरह से कॉल किया जा सकता है यूजिंग इंस्ट्रक्शन। इसी तरह अगर हम ये मॉड्यूल बना रहे हैं तो उसका अपना सिंटैक्स क्या है। लेकिन इस पे जाने से पहले हम ज़रा थोड़ी सी सिग्निफिकेंस को डिस्कस करते हैं, या हम उसकी इम्पोर्टेंस को डिस्कस करते हैं कि फंक्शंस की इम्पोर्टेंस क्या है, या फंक्शंस को यूज़ करने का क्या फ़ायदा हो सकता है। सबसे पहली चीज़ तो यह है, इट मेक्स अ प्रोग्राम ईजियर टू अंडरस्टैंड। दिस इज़ वेरी लॉजिकल, क्योंकि अगर मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल एक मेन प्रोग्राम है और उसके अंदर बहुत लेंथी एक प्रोग्रामिंग इंस्ट्रक्शंस लिख रही हैं इनटू एन अनस्ट्रक्चर्ड मैनर, इसका मतलब है कि वो प्रोग्राम हर किसी के लिए, सॉफ्टवेयर की टीम फॉर एग्जांपल 4 या 5 लोगों पे मुश्तमिल है, तो जिसने वो प्रोग्राम लिखा है उसके लिए तो शायद वो कम्प्लीटली अंडरस्टैंडेबल है, लेकिन जो उसको यूज़ कर रहा है मे बी उसके लिए पूरी की पूरी तरह से वो अंडरस्टैंडेबल नहीं है, या उसको अंडरस्टैंड करने के लिए उसे टाइम लगेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैंने उसी लॉजिक को स्मॉलर मॉड्यूल्स में डिवाइड कर दिया है, तो इसका मतलब है कि हर मॉड्यूल का अपना एक काम है, अपना एक टास्क है। सो दैट मॉड्यूल कैन बी अंडरस्टूड बेस्ड ऑन व्हाट इट इज असाइंड टू डू, और उसी तरह से वो क्या करता है, प्रोग्राम को ईजियर टू अंडरस्टैंड बना देता है, ईजियर टू यूज भी बना देता है। सेकेंड पॉइंट है कि रीयूजेबिलिटी को इंक्रीज करता है। अब रीयूजेबिलिटी का मतलब ये है, मैंने आपसे जैसे ये डिस्कस किया था कि मैंने एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन डिज़ाइन की और उसके अंदर मैंने कुछ फंक्शंस क्रिएट कर दिए। एक ही प्रोग्राम है, उसके अंदर मेन प्रोग्राम भी एग्जिस्ट कर रहा है, उसके अंदर स्मॉलर फंक्शंस भी एग्जिस्ट कर रहे हैं। फंक्शंस के जो बॉडी होगी उसके अंदर वही इंस्ट्रक्शंस आएंगी जो आपको लिखना ज़रूरी है उस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमने ऐड करवाना है तो हम यही करेंगे कि हम 2 वेरिएबल्स लेंगे, उसके अंदर उन वेरिएबल्स को ऐड करवाएंगे यूजिंग अरिथमेटिक ऑपरेशंस, उनका आंसर किसी वेरिएबल में स्टोर करवाएंगे और फिर वापस रिजल्ट को डिस्प्ले भी करवाएंगे। तो इसका मतलब हुआ कि ये सारी इंस्ट्रक्शन इनकैप्सुलेटेड हैं, एनक्लोज्ड हैं एक मॉड्यूल के अंदर, एक फंक्शन के अंदर। अब मैं इस फंक्शन को कॉल करती हूँ अपने मेन फंक्शन में कि प्लीज कम हियर एंड एग्जीक्यूट एडिशन फॉर मी फॉर 2 वेरिएबल्स। तो अब ये मैं जितनी दफ़ा भी चाहूँ अपने प्रोग्राम में मैं ये काम कर सकती हूँ, राइट। यानी अगर मुझे 10 दफ़ा, ये एक प्रोग्राम था जो कि अनस्ट्रक्चर्ड था, इसने मुझे 10 दफ़ा लिखना पड़ा, यानी ऑल्दो इट इज़ अ स्मॉलर प्रोग्राम कि मैंने एक इंटीजर लिया, 2 इंटीजर्स लिए और फिर मैंने उनको ए को कोई वैल्यू असाइन की, फिर मैंने बी को भी कोई वैल्यू असाइन की, और फिर मैंने सी एक वेरिएबल ले लिया, अगेन इंटीजर टाइप का, और मैंने c इज इक्वल टू a प्लस बी कर दिया, और फिर मैंने कहा कि प्रिंट करवा दें c को, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अब इसका मतलब है कि इतना कोड अगर मुझे 10 दफ़ा इस इंस्ट्रक्शन में एडिशन करवानी है तो इसका मतलब है 10 दफ़ा मुझे ये कोड
कहीं ना कहीं पे लिखना पड़ेगा। इतनी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो मुझे 10 टाइम्स लिखनी पड़ेंगी जहाँ जहाँ पे मुझे एडिशन की ज़रूरत है। फॉर एग्जाम्पल मुझे यहाँ पे एडिशन करवानी थी, मुझे यहाँ एडिशन करवानी थी और मुझे यहाँ पे भी एडिशन करवानी थी। इसका मतलब है कि मुझे इस तरह की इंस्ट्रक्शंस 4 या 5 दफ़ा यहाँ लिखनी पड़ेंगी अनस्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग के केस में। स्ट्रक्चर्ड ऑन द अदर हैंड क्या करेगा कि आपने ये वाला प्रोग्राम इनकैप्सुलेट कर दिया, इनक्लोज कर दिया इनटू अ फंक्शन, और उसके बाद आपने उस फंक्शन को कॉल किया। अब जहाँ जहाँ भी मुझे ज़रूरत होगी वहाँ पे 1 लाइन इंस्ट्रक्शन होगी कॉल की, जो कि फंक्शन को कॉल करेगी। और जब वो फंक्शन कॉल होगा, मैंने आपसे पहले कहा था अनस्ट्रक्चर्ड के केस में जंप्स नहीं होती या कॉल्स नहीं होती, सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग लॉजिक एग्जीक्यूशन होती है, यानी ये लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड जब हम बात करते हैं स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग की, तो स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग में क्या होगा कि यहाँ पे मुझे एडिशन की ज़रूरत थी। आई कॉल्ड दैट फंक्शन F1। अब ये जो कंट्रोल है प्रोग्राम का वो किस तरह से एग्जीक्यूट करेगा इसको भी अंडरस्टैंड कर लें। सीक्वेंशियली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा था। सीक्वेंशियल आपको पता है कि हमारा जनरल वे ऑफ एग्जीक्यूशन, यानी एक जो प्रॉपर वे ऑफ एग्जीक्यूशन है वो क्या है, सीक्वेंशियल है, राइट। डिफॉल्ट जो वे है वो एग्जीक्यूशन का वो क्या है, सीक्वेंशियल है, यानी कि लाइन बाय लाइन इंस्ट्रक्शंस एग्जीक्यूट होती हैं बाय द कंपाइलर। अब जब कंपाइलर यहाँ पे आएगा तो वो कॉल की इंस्ट्रक्शंस रीड करेगा, यानी कि उसने कहा कि कॉल कर ले इस फंक्शन को। इस फंक्शन का मतलब है ये वाला मॉड्यूल, इसका मतलब है ये उठ के यहाँ नहीं आ जाएगा, बल्कि क्या होगा कि दिस आपका कंपाइलर रीड कर रहा होता है कि ये इंस्ट्रक्शन कौन सी मेमोरी लोकेशन पे एग्जिस्ट कर रही है, तो इट विल जंप टू द लोकेशन जहाँ पे ये प्रोग्राम पड़ा हुआ है। यानी इस प्रोग्राम की इंस्ट्रक्शन जिस जगह भी पड़ी हुई है वो वहाँ पे जंप कर जाएगा। उसके बाद जंप करने के बाद वो इनको एग्जीक्यूट करेगा, और जहाँ पे इसकी ब्रैकेट क्लोज होगी या जहाँ इसका रिटर्न होगा वहाँ से वो वापस आ जाएगा इसकी नेक्स्ट लाइन के ऊपर, इसकी नेक्स्ट लाइन के ऊपर आ जाएगा और नेक्स्ट लाइन एग्जीक्यूट करना शुरू कर देगा, और फिर वहाँ से सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग ही एग्जीक्यूट होना शुरू हो जाएगी। सो नाउ यू सी दैट दिस इज डिफरेंट देन कंडीशनल स्टेटमेंट्स। कंडीशन में भी जंप होता था, लेकिन दिस इज डिफरेंट देन द जंप, राइट। ये कॉल है। जंप के केस में अगर वो स्किप कर दिया उसने, राइट, यानी कि अगर हमारे पास इफ की कंडीशन फॉल्स है, इट मीन्स कि उसने इतना प्रोग्राम जो है वो स्किप किया और वो एल्स पे चला गया। या अगर इंस्ट्रक्शन ट्रू है, कंडीशन ट्रू है इफ की, तो वो उसने इफ को एग्जीक्यूट किया और एल्स को स्किप कर दिया। लेकिन कॉल के केस में उसने जंप किया और वो वापस भी आया, वापस आया नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के ऊपर, यानी कि उसने जाके पूरा का पूरा ये प्रोग्राम एग्जीक्यूट किया, उसके बाद वो वापस आ गया अपनी सीक्वेंशियल प्रोग्रामिंग के ऊपर, इट स्टार्टेड वर्किंग लाइकली, राइट। उसके बाद हम आ जाते हैं थर्ड अपने पॉइंट की तरफ, जो कि है डिवाइडिंग द वर्कलोड अमंग सॉफ्टवेयर डेवलपर्स। अब ये ऐसे ही है जैसे कि हमने इस एग्जांपल में डिस्कस किया था कि आपने एक ही प्रोडक्ट का काम डिफरेंट टीम्स को असाइन कर दिया। यानी अगर तो पहले टीम ने ऐसे करना था कि उसने पहले बॉडी डिज़ाइन करनी थी, the whole team is working on that, then the team is working on the tires, then they're working on the interior of the car, and then they are working on the electronics. इसका मतलब है आपका काम थोड़ा सा डिले भी हो सकता है। So instead आपने क्या किया, कुछ एक्सपर्ट्स लिए, उनसे कुछ डिपार्टमेंट्स बना दिए, और वो डिपार्टमेंट क्या कर रहे हैं, अपना अपना काम कर रहे हैं। एट दी एंड आप क्या करेंगे, इनसे एक जो कंपोनेंट है वो लेंगे, इनसे इनका कंपोनेंट लेंगे, इनसे इनका कंपोनेंट लेंगे, उनको असेंबल करेंगे और आपकी प्रोडक्ट जो है वो रेडी हो जाएगी। और हर डिपार्टमेंट को भी अपना काम एक ही दफ़ा करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल जो डिज़ाइन है कार का, अगर उन्होंने एक दफ़ा डिज़ाइन कर लिया हुआ है, आप देखते हैं कि फॉर एग्जांपल सिटी है, सिटी का एक मॉडल है, तो हर दफ़ा वो रीडिज़ाइन नहीं करते, दे डोंट रीइन्वेंट द व्हील। उन्होंने सिटी का एक स्टैंडर्ड डिज़ाइन टीम ने बना लिया हुआ है, जितनी भी प्रोडक्ट्स आती हैं सिटी की वो सारी की सारी उसी मॉडल के ऊपर बिल्ट होती हैं। तो इसका मतलब ये है कि टीम ने वो काम एक दफ़ा करके उसका एक मॉड्यूल बना लिया है, उसका एक डिज़ाइन स्ट्रक्चर कर लिया है और उसी के ऊपर वो रेप्लिकेट करते रहते हैं।
सिमिलर इज द केस हियर कि आप जो अपनी सॉफ्टवेयर डेवलपर टीम्स हैं उनके दरमियान में काम इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं कि यू कैन असाइन देम डिफरेंट मॉड्यूल्स एंड एट द एंड यू गेट एन एप्लीकेशन बाय कंपाइलिंग ऑल दोज प्रोग्राम्स इनटू वन, और आपका काम भी डिवाइड हो जाएगा और हर किसी के पास वही काम है जो कि उनको आता है या दे आर एक्सपर्ट इन दैम, राइट। और उनके लिए वो काम एक दफ़ा एक मॉड्यूल की फॉर्म में स्ट्रक्चर हो जाता है। देन वी हैव अनदर सिग्निफिकेंस कि फंक्शन कैन बी एग्जीक्यूटेड मल्टीपल टाइम्स। अब इन फंक्शंस को आप कितनी दफ़ा भी चाहे एग्जीक्यूट करवा सकते हैं, देयर इज नो लिमिट टू दैट। यू कैन use them infinite times in the programs or even outside the programs as well sometimes. That's not in the scope of your course, but you can use them outside the files as well. दूसरी बात ये कि इन फंक्शंस की एक और इंटरेस्टिंग बात ये होती है कि आप इनको मेन से ऊपर भी लिख सकते हैं, मेन के नीचे भी लिख सकते हैं, कहीं पे भी अपने प्रोग्राम में लिख सकते हैं। यू जस्ट हैव टू कॉल इट एट द करेक्ट प्लेस ताकि वो सही जगह पे एग्जीक्यूट हो, अदरवाइज आप इसे कहीं पे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो आप फंक्शंस को कितनी दफ़ा भी चाहें एग्जीक्यूट करवा सकते हैं। देन ये डीबगिंग को भी इजी कर देते हैं। डीबगिंग का मतलब कि अगर एरर आ जाता है, अगेन हम वापस आते हैं अपनी कार की एग्जांपल के ऊपर, कि अगर तो एयर बैग ख़राब हुआ था, मेरी गाड़ी का एयर बैग अगर ख़राब हुआ था या उसकी हेडलाइट ख़राब हुई थी और आपने वापस भेजा उसको कंपनी के पास फॉर सो एंड सो रीजंस, आपने कहा कि कंपनी के पास वापस जाएगी, वहाँ से करेक्ट होगी, फिर वापस आएगी। Company won't send it to the department which is irrelevant. Company will send it to the relevant department, relevant team. तो इसका मतलब ये है कि उनके लिए एरर फाइंडिंग आसान हो गई और एरर की जो डीबगिंग है वो भी आसान हो गई। अब वो उसी टीम को भेजेंगे जो इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम है। इलेक्ट्रॉनिक्स की टीम ने असेस करना है कि उसका प्रॉब्लम क्या है। इट वोंट गो टू द टीम विच इज असाइंड फॉर इंटीरियर डिजाइन, इट वोंट गो टू द टीम विच इज असाइंड फॉर द आउटलुक ऑफ द कार, क्योंकि उनका काम नहीं है वो। सो दैट इज हाउ द डीबगिंग इज मेड इजी। आपके पास डिफरेंट मॉड्यूल्स हैं, जिस मॉड्यूल में आपके पास एरर आ रहा है यू जस्ट हैव टू चेक दैट मॉड्यूल, क्योंकि अगर आपने इस फंक्शन को कॉल किया और ये फंक्शन कॉल एग्जीक्यूट नहीं हो रही, आपने डीबग किया, आपको पता चल गया कि इस फंक्शन में कोई प्रॉब्लम है, इसका मतलब है यू विल only have to check, you only have to assess। जो आपने जिस टीम को ये काम असाइन किया था, आपने उसी टीम को डीबगिंग के ऊपर लगाना है, बाकी टीम्स को डीबगिंग करने की जरूरत नहीं है अपने कोड्स की, राइट। अनटिल अनलेस के बहुत ही क्योटिक कोई सिचुएशन है, राइट। तो इसका मतलब है इट मेड योर डीबगिंग और एरर असेसमेंट, एरर करेक्शन ईजियर फॉर यू। उसके बाद अब हम देखते हैं कि फंक्शंस की टाइप्स क्या होती हैं। जब हमने सिग्निफिकेंस को डिस्कस कर लिया, हमने ये डिस्कस कर लिया कि फंक्शंस होते क्या हैं, अब हम देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फंक्शंस क्या होती हैं। क्या फंक्शंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं? यस, फंक्शंस होते ही 2 टाइप्स के हैं, एक बिल्ट इन फंक्शंस है, एक यूजर डिफाइंड फंक्शंस है। अच्छा, आपको अननोइंगली पता नहीं है, लेकिन आप बिल्ट इन फंक्शन से ऑलरेडी फेमिलियर हैं। इफ आई राइट दिस, you already know this function. If I write this, you already know this function. So these functions are actually built-in functions. यानी ऐसे functions जो के developers ने, programmers ने, companies ने, जिन्होंने ये लैंग्वेज डिज़ाइन की है, उन्होंने आपके लिए ये फंक्शंस बना दिए हैं ऑलरेडी। नाउ यू जस्ट कॉल दोस फंक्शन एंड गेट योर टास्क डन। प्रिंटएफ का काम इनपुट लेना नहीं है, प्रिंटएफ का काम सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन पे डिस्प्ले करवाना है, which means जब आप that is where your specific task comes into, right? यानी कि हमने कहा था ये specific task के लिए होते हैं। यानी अगर मैंने printf को कॉल किया था तो मैं printf को वहीं कॉल करूंगी जहां पे मुझे कुछ ना कुछ डिस्प्ले करवाना होगा। Only in that case I'll go to printf। मैं scanf नहीं करूंगी जब मुझे डिस्प्ले करवाना है। scanf में तभी करूंगी जब मुझे क्या करना है, यूजर इनपुट की जरूरत है। अगर मुझे यूजर इनपुट की जरूरत है, आई विल नॉट यूज printf फंक्शन, राइट, क्योंकि ये आपको ऑलरेडी पता चल चुका है कि जो भी इंस्ट्रक्शंस इस काम को करने के लिए रिक्वायर्ड हैं वो सारी की सारी scanf के फंक्शन में पड़ी हुई हैं। सो यू कॉल दैट फंक्शन, यू असाइन रिक्वायर्ड पैरामीटर्स और आर्ग्यूमेंट्स इनटू देम,
इसके ऊपर भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे कि आप उसके अंदर कोई रिक्वायर्ड पैरामीटर देते हैं। जैसे अगर आपको printf याद हो तो आप उसके अंदर फॉर्मेट स्ट्रिंग देते हैं, यानी जिसको आपने डिस्प्ले करवाना होता है। फिर उसके साथ आप वेरिएबल्स के नाम देते हैं जो कि ऑप्शनल है, फॉर्मेट स्ट्रिंग जो है वो कंपलसरी है। तो इसका मतलब है कि कुछ कंपलसरी चीज़ें भी हो सकती हैं उस फंक्शन की डिज़ाइनिंग में जो कि आपने ज़रूर मेंशन करनी हो जब आपने उस फंक्शन को कॉल करना है। यानी अगर printf का फंक्शन जो है एज इट इज़ लिख देंगे और उसके अंदर हम कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि वो एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम करेगा। इट विल आस्क यू कि यू हैवंट रिटन इट प्रॉपर्ली, या आपको कोई ना कोई एरर देगा। इसका मतलब ये है कि आपको printf करवाने के लिए कोई ना कोई फॉर्मेट स्ट्रिंग देना कंपलसरी है। सो दैट आर्ग्यूमेंट इज अ मस्ट ओवर हियर, ठीक है। इसी तरह से आप एक और यहाँ पे अगर वेरिएबल को भी डिस्प्ले करना चाहते हैं, वेरिएबल की वैल्यू डिस्प्ले करना चाहते हैं, आपको ऑलरेडी पता है कि आपको वो वेरिएबल लिखना पड़ेगा और उसके साथ उसका फॉर्मेट स्पेसिफायर भी लिखना पड़ेगा। और यहाँ पे आप मल्टीपल वेरिएबल्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। सो इन दैट केस हमें पता है कि किस फंक्शन को यूज कैसे करना है या कॉल कैसे करना है। सो व्हेनेवर वी यूज टू कॉल दिस फंक्शन इन आवर प्रोग्राम, तो हम क्या करते थे, उसको सिर्फ और सिर्फ यूज कर रहे होते थे, कॉल कर रहे होते थे। वी वर नॉट राइटिंग द होल इंस्ट्रक्शंस रिक्वायर्ड टू प्रिंट समथिंग ऑन द कंसोल, राइट। तो इसका प्रोग्राम लाइब्रेरी में कहीं पे लिखा हुआ है। अब इनके प्रोग्राम्स कहाँ पे होते हैं, लाइब्रेरी में लिखे होते हैं। जिस लैंग्वेज की भी आप बात कर रहे हैं उसकी जो लाइब्रेरीज हैं उसके अंदर उनके प्रोग्राम्स लिखे होते हैं या उनके स्क्रिप्ट्स जो हैं वो ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं। आपको याद होगा कि इसके लिए अगर हमें printf या scanf यूज करना है तो उसके लिए हमें stdio की लाइब्रेरी यूज करनी पड़ती थी। If we will not write this library, will not include this library in the beginning of our program, तो हम ये functions use नहीं कर सकते। क्योंकि जब हम कहते हैं कि इसने function call नहीं jump करना है उस पोर्शन के ऊपर जहां उसकी इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं प्रोग्राम की, तो यू गेट दोस इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम द लाइब्रेरी जहां वो लिखी हुई हैं इन बिल्ट इन फंक्शंस। बिल्ट इन फंक्शन के केस में जो इसकी इंस्ट्रक्शंस हैं, इसका मॉड्यूल है, वो इस लाइब्रेरी के अंदर कहीं पे लिखा हुआ है। सो यू नीड the location, that's why you give that library, you include that library into it. आपको याद होगा हमने math.h भी यूज किया था। मैथ की लाइब्रेरी अगर आप यूज नहीं करते, आप स्क्वायर रूट का फंक्शन यूज नहीं कर सकते। बहुत सारे ऐसे फंक्शंस हैं मैथ्स के जो आप नहीं यूज कर सकते बिकॉज आपने math.h जो है इंक्लूड नहीं करवाई। सो that's why you include the libraries for the built-in functions जो कि बन गए हैं, ऑलरेडी डिजाइन है for you, and you don't have to recreate them in order to get your task done. आपको हर दफा डिस्प्ले करवाने के लिए कोड्स नहीं लिखने पड़ते। You just call the printf function and something is printed on the screen, right? तो इनको हम कहते हैं इसलिए built-in function। ऑलरेडी लाइब्रेरीज में इनके इंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। You just need to add the header file, correct header file to use that function or use those functions from that header file, right? फिर हम ये देखेंगे कि दूसरे फंक्शंस हैं जिनका नाम है यूजर डिफाइंड फंक्शंस। सो नाउ दिस चैप्टर विल फोकस ऑन दिस, यानी यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या हैं, इस पे इस चैप्टर में हम फोकस करेंगे। क्योंकि बिल्ट इन फंक्शंस तो हम नोइंगली और अननोइंगली पहले से यूज कर रहे हैं, हमें ये नहीं पता कि यूजर डिफाइंड फंक्शंस क्या होते हैं, या ऐसे फंक्शंस भी हो सकते हैं जो यूजर ने क्रिएट किए हैं। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि मैं एक कैलकुलेटर की एप्लीकेशन बनाना चाह रही हूँ, उसके लिए मैंने एक मॉड्यूल बनाया F1 का, F2, F3, F4, जिसमें क्या क्या इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं। एक फंक्शन है जो एडिशन परफॉर्म करता है, एक सब्ट्रैक्शन, एक डिवीजन, एक मल्टीप्लिकेशन। सो जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसका मतलब ये है कि हम यूजर डिफाइंड फंक्शन को डिस्कस करेंगे इस पूरे चैप्टर में। मैंने आपको बताया कि मैंने एक प्रोग्राम क्रिएट किया जिसका काम है कैलकुलेशंस परफॉर्म करना, या कैलकुलेटर की एप्लीकेशन है जो मैं बनाना चाहती हूँ। मैंने उसके लिए 4 डिफरेंट मॉड्यूल्स बना लिए। अब इसी के अंदर मैं कोई मॉड्यूल्स ऐड भी कर सकती हूँ। फॉर एग्जांपल मैं कहती हूँ कि मैं एक और फंक्शन बना देती हूँ, एक और मॉड्यूल जो कि फैक्टोरियल भी कैलकुलेट करता है। तो F5 भी मेरे पास एक फंक्शन हो गया। इसी तरह मैं एक और मॉड्यूल क्रिएट कर देती हूँ जो कि मॉड्यूलस भी कैलकुलेट कर सकता है।
इसका मतलब है आई कैन ऐड एज मैनी फीचर्स इनटू माय एप्लीकेशन बाय जस्ट इंक्लूडिंग डिफरेंट फंक्शंस इनटू इट। यानी मैं स्पेसिफाइड फंक्शंस डिज़ाइन करती जाऊँ, यूज़र डिफाइंड फंक्शंस डिज़ाइन करती जाऊँ और उनको अपने मेन प्रोग्राम के साथ इंटीग्रेट इस तरह से करवा लूँ कि उनको कॉल किया जा सके। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि कॉल का मतलब क्या है, कॉल का सिंटैक्स कैसे होता है और जो यूज़र डिफाइंड फंक्शंस हैं उनके मेन कंपोनेंट्स क्या हैं, उसकी रिक्वायर्ड चीज़ें क्या क्या हैं, ये नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। लेकिन अगर मैं डिज़ाइन कर लेती हूँ इस तरह का एक प्रोग्राम जिसके अंदर मैं फर्दर मॉड्यूल्स ऐड कर सकती हूँ, तो आप देखें मेरे लिए कितनी आसानी हो गई। यानी कि मैं चाहूँ तो मैं इस एप्लीकेशन को अपडेट कर सकती हूँ। यही यूजुअली होता है। आप देखते हैं कि आपके पास जितनी भी एप्लीकेशंस हैं, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस, जैसे कि फेसबुक है, जैसे आप इंस्टाग्राम यूज़ करते हैं, उसमें न्यू अपडेट्स आती हैं। वो लोग रिक्रिएट नहीं करते एप्लीकेशन को, अपनी एप्लीकेशन दोबारा से सारी बनाना शुरू नहीं करते, उसके अंदर कुछ मॉड्यूल्स ऐड कर देते हैं, उसके अंदर कुछ फीचर्स नए ऐड कर देते हैं, एंड फॉर दैट दे मे यूज अदर फंक्शंस, मे बी और मे बी नॉट, राइट। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपनी एक सिंपलर एप्लीकेशन के अंदर फीचर्स ऐड कर सकते हैं बाय एडिंग मोर यूजर डिफाइंड फंक्शंस, राइट। सो इसका मतलब ये हुआ कि दे आर एक्सट्रीमली हेल्पफुल व्हेन इट कम्स टू modular programming. It is extremely helpful when it comes to dividing the workload. It's very useful when reusability is important in our program, and it makes our program easy to debug और उसका error correction करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा आसानी हो जाती है। सो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको आज का लेक्चर इंटरेस्टिंग भी लगा होगा, समझ भी आ गई होगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो हमने पिछले लेक्चर्स से भी इनकॉर्पोरेट की हैं, जैसे कि द कॉन्सेप्ट ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस, जो आपको ऑलरेडी पता था लेकिन आपको ये नहीं पता था कि उसे हम बिल्ट इन फंक्शंस कहते हैं। इसी तरह से बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स जो हैं वो आते रहेंगे जिनमें हम फंक्शंस को क्रिएट भी करना सीखेंगे, विच इज़ इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।